हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के पहले पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में। अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं हमारे पास। अभ्यास के अंदर कुल बेटा 11 प्रश्न हैं, जिसमें से मैंने इस वीडियो के अंदर 9 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को दिए हैं। 10वां और 11 जो प्रश्न है, यानी कि 10वां और 11वां जो प्रश्न है बच्चों, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है। यानी कि बाकी के उत्तर आपके पास अवेलेबल है, इनको मैं एक बार समझा देता हूं सो दैट आप याद रख सकें, समझ सकें। प्रश्न संख्या 1 है हमारे पास, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि हमने जो पाठ को पढ़ा, जिसके अंदर हमने जाना बच्चों कि किस प्रकार से फसल के उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से अगर हमारा प्रबंधन अच्छा हो तो फसलों को खराब होने से बचा सकते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि हमारे दिनचर्या के अंदर हम फसलों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे भोजन का स्रोत है ये, और इसकी जरूरत हर एक जीवित प्राणी को है। इसीलिए अगर इसका प्रबंधन सही तरीके से ना हो, इसकी उपज सही तरीके से ना हो बेटा, तो भूखमरी हो जाएगी और हमारे आसपास में जितने भी जीव जंतु हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए इस पाठ को हमारे सिलेबस में डाला गया है, जिससे कि हमें ये समझाया जा सके कि हमें फसलों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। बेशक बेटा हम इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन जाए, बड़े होकर और भी बड़े बड़े ऑफिसर्स बन जाए, लेकिन हम अपने फसलों की इंपॉर्टेंस को ना भूलें तो अच्छा है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि उचित शब्द को छांटकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शब्द दिए गए हमें तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इसमें पहले भाग में लिखा हुआ है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। यानी उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हम एक ही स्थान पर बहुत सारे जो मात्रा में पौधों को उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बच्चों, फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा उत्तर सही आएगा। तैरने, जल, फसल, पोषक या फिर तैयारी, कौन सा उत्तर सही होगा? लिखा हुआ है एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में जब पौधे उगाए जाते हैं तो वो होता है बेटा फसल। तो आप पहले के उत्तर में लिख दोगे फसल, ये पहले भाग में आ जाएगा, यानी कि क भाग में आप इसे लिख दोगे, यानी कि फसल। ठीक है बेटा, मेरी थोड़ी सी राइटिंग जो है वो एडजस्ट कर लेना थोड़ी सी, ठीक है। तो क भाग में आप ये लिखेंगे। उसके बाद है ख भाग, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। यानी सबसे पहले बच्चों जब आप बीज को बोते हो या फिर फसल पककर काटी जाती है, उससे पहले क्या करना होता है? उससे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, बीजों को चेक करते हैं कि कौन से बीज हमारे फसल के लिए अच्छे हैं और कौन से बीज हमारे लिए अच्छे नहीं है। उसके लिए हमने पढ़ा था ना, टेस्ट किया था, पानी के अंदर बीज को डालो, जो बीज पानी में डूब जाते हैं बेटा वो हमारे लिए अच्छे हैं, और जो पानी के ऊपर तैरते हैं वो बेकार है, उन्हें हमें फेंक देना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण पर हमें क्या करना होता है? मिट्टी की तैयारी करनी होती है। तो बेटा इसमें आ जाएगा तैयारी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें आप क्या डालेंगे? तैयारी। इसके बाद है ग भाग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। क्या करने लगेंगे बेटा? वो तैरने लगेंगे, क्योंकि वो खोखले हो जाते हैं, उनके अंदर हवा भर जाती है। और हमने पढ़ा हुआ है विज्ञान के अंदर कि जब किसी चीज के अंदर हवा भर जाती है तो वो चीज तैरने लगती है। तो इसीलिए यहां पर वही है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे, यानी तैरने लगेंगे। उसके बाद है बेटा हमारे पास घ भाग, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है बेटा जल तथा पोषक तत्व। जल और पोषक तत्व किसी भी पौधे को मिट्टी से ही प्राप्त होती है। अगर ये जल और पोषक तत्व प्राप्त ना हो बेटा तो कोई भी फसल जो है वो तैयार नहीं हो सकती है। तो आपके पास ये थे कुछ भाग जिसके बारे में हमने पढ़ा, समझा और जाना। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। ऊपर जो प्रश्न दिए गए थे बेटा उनके उत्तर मैंने यहां पर लिखे भी हुए हैं, आप चाहो तो यहां से देखकर भी लिख सकते हो। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न का बेटा मैंने उत्तर नहीं दिया है आपको, हम मिलकर इसका उत्तर ढूंढेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। जो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा उन प्रश्नों के उत्तर आप देने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे ना? तो चलिए, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यानी हमारे पास एक कॉलम है ए, दूसरा कॉलम है बी। अब इसमें क्या है? इसमें हमारे पास अलग अलग बातें लिखी हुई है। जैसे इसमें लिखा हुआ है खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक पदार्थ या खाद। अब यहां पर लिखा हुआ है मवेशियों का चारा, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पशु अवशिष्ट, गोबर, मूत्र और पादप अवशेष, गेहूं, चना, मटर या धान व मक्का। अब इनको हमें मिलाना है, कौन किससे संबंधित है?
जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो खरीफ फसल क्या होती है बेटा, तो खरीफ फसल वो फसलें होती हैं जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और वो कौन सी फसलें हैं, तो वो है बेटा धान एवं मक्का। ये हमारी कौन सी फसलें होती हैं, ये होती हैं हमारी खरीफ फसलें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है अगला, दैट इज रवि फसल। अब रवि फसल क्या होती है, रवि की जो फसलें होती है बेटा वो गर्मी के मौसम में काट ली जाती हैं। अब समझो कि गर्मी के मौसम में हमें क्या क्या मिलता है, तो मिलता है हमें गेहूं, चना, मटर और साथ ही बेटा मिलता है हमें सरसों भी। तो ये हमारे उत्तर में आ जाएगा रवि फसल में क्या बेटा, गेहूं, चना और मटर। क्लियर हो गया, तो ये डी आ जाएगा इसका। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद है हमारे पास अगला रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक बेटा फैक्ट्री में तैयार की जाती है, यानी कि इसे कंपनियों में बनाया जाता है। इनके अंदर जो पोषक तत्व होती है उनकी मात्रा प्रचुर होती है, पर किसी विशेष प्रकार के पोषक तत्व ही होते हैं। जबकि हमने खाद के बारे में पढ़ा था कि खाद के अंदर जो है नमी की मात्रा भी होती है और सभी पोषक तत्व कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पर कुछ मात्रा में होते हैं। पौधों के लिए जो है उर्वरक ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर उनकी मात्रा ज्यादा हो जाए बेटा तो पौधों की जड़ें जो है सड़ जाती है, खराब हो जाती हैं। वहीं पर अगर आप खाद की बात करो तो वो अगर ज्यादा मात्रा में डाल भी दी जाए तो पौधे आपके खराब नहीं होंगे। तो रासायनिक उर्वरक के उदाहरण है बेटा यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, ये उनके उदाहरण हैं, तो आप ये याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद क्या होते हैं, ऐसे खाद बेटा जो कार्बनिक पदार्थों से मिलते हैं, जो हमें पशु के अवशिष्ट से मिलते हैं, गोबर से मिलते हैं, मूत्र एवं पादप अवशेषों से मिलते हैं। तो इन सब से हमें मिलते हैं क्या, कार्बनिक खाद, जो कि हमारे पौधों के लिए ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब कहोगे सर इसमें एक भाग तो बच ही गया, बच गया तो बच गया, हमने 4 का मिलान कर दिया तो बच गया तो बच गया। कई बार ये होता है कि एक से ज्यादा भाग भी जुड़े हुए होते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हो आप। कार्बनिक खाद में जो है ये सभी आएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ लिखा होता, खाद को छोड़कर पदार्थ लिखा होता बेटा, तो फिर उसमें मवेशियों का चारा भी हम डाल देते। तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद है बेटा प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। हमारे पास जो निम्नलिखित शब्द हैं इनके 2 उदाहरण देने हैं, खरीफ फसल के और रबी फसल के। पहले प्रश्न में इसका उत्तर आपके पास है ही बेटा। जैसे रबी फसल के उदाहरण में आप गेहूं, चना, मटर और इसमें डाल देंगे सरसों। वहीं पर आप रबी फसल में, और वहीं पर अगर आप डालें खरीफ फसल में तो डालेंगे धान, मक्का, तो ये आप डाल देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऊपर वाले प्रश्न की मदद से ही मैंने इसका उत्तर भी लिख दिया है। उसके बाद है बेटा हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। अब बेटा हमें क्या करना है, यहां पर 4 आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे मिट्टी की तैयारी करना, बुआई करना, निराई करना और थ्रेसिंग करना। इन सब के ऊपर हमें डिटेल में छोटा छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। डिटेल मतलब कि मिट्टी की तैयारी करने का जो चरण है वो क्या है और इसमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, ये सब कुछ हमें यहाँ पर जो है डिटेल में लिखना है। तो कह रहा है क्या कि मिट्टी की तैयारी करना, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कह रहा है क्या कि मिट्टी की तैयारी करना सबसे पहला चरण होता है। वही लिखा है, मिट्टी तैयार करना कृषि की सबसे पहली प्रक्रिया होती है, क्योंकि मिट्टी अगर आपकी तैयार नहीं होगी बेटा तो फसल कैसे उगेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए मिट्टी की तैयारी सबसे पहला चरण है। इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है, जिससे कि मिट्टियां जो है बेटा वो हल्की हो जाए। मिट्टियों को अल्टा पलटा जाता है, पोला किया जाता है, यानी कि हल्का किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग करके किया जाता है। ये अभी किया जाता है बेटा, पहले कैसे किया जाता था, पहले आपने देखा होगा ना, बैलों की मदद से किया जाता था। मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ गहराई तक जाती है, यानी मिट्टी जब हल्की हो जाएगी, पोला करना मतलब होता है बेटा हल्का करना, यानी मिट्टी जब हल्की हो जाएगी तो जब उसमें बीज को आप डालोगे और वो विकसित होंगे बेटा, तो मिट्टी हल्की होगी तो आसानी से जड़ें जो है उस मिट्टी में अंदर जा पाएंगी। वहीं पर मिट्टी अगर सख्त होगी तो क्या होगा, पौधे तो छोटे से हैं, अब वो जड़ बेचारे कहां से इतनी ताकत लगाएंगे कि अंदर जा पाए। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मिट्टी को हल्का किया जाता है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में भी सहायता करती है। जैसे कि हमने बेटा पढ़ा था, केचुए या कुछ और भी हमारे जो अच्छे दोस्त होते हैं, यानी फसलों के लिए अच्छे माने जाते हैं कीड़े, उनको पनपने में भी मदद करते हैं, क्योंकि अगर वो मिट्टी टाइट होगी तो वो वहां पर नहीं पनप पाएंगे।
पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता भी अधिक हो जाती है, यानी मिट्टी जब लूज होगी बेटा, हल्की होगी, तो पानी भी बहुत जल्दी अंदर जाएगी और जल्दी अवशोषित हो जाएगी। तो ये सारी बातें मिट्टी की तैयारी करने के बारे में है। उसके बाद है बेटा बुआई। बुआई करते हैं, यानी अब मिट्टी तैयार हो गई, अब हम बीज डालेंगे, ठीक है, बुआई करेंगे। तो कह रहा है बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है या मिट्टी में डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, बीजों को पानी में डुबोते हैं और फिर चेक करते हैं। जो अधिक उपज देती है और जो स्वस्थ होती है उन बीजों का चुनाव किया जाता है। उसके बाद है बेटा निराई। निराई क्या होता है? खरपतवार ऐसे फसलों को कहते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, जो हमारे फसलों के पोषक तत्व को खींच लेते हैं और उनको कमजोर बना देते हैं। तो ये कह रहा है कि निराई को फसलों को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। यानी खरपतवार जैसी जो फसल होती है, जो फसल हमें चाहिए नहीं बेटा। खरपतवार कैसी फसल होती है? जो हमें चाहिए नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा गेहूं के मैदानों में जो है वो क्या कहते हैं, बथुआ लग जाता है और बथुए को कोई उगाता नहीं बेटा, अपने आप लग जाते हैं। तो बथुआ क्या है? खरपतवार है। वो क्या करेगा? वो बहुत जल्दी विकसित होता है, तो हमारे फसलों के पोषण को ले लेगा और जिससे वो जल्दी विकसित हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो हम जितने भी पोषक तत्व पौधे को देना चाहते हैं जिससे हमारे पौधे विकसित हों, वो मिलेगा ही नहीं उनको। तो इसीलिए कह रहा है निराई वो प्रक्रिया है जिसमें हम खरपतवार को हटाते हैं खुरपी से या फिर औजारों की मदद से। निराई की दूसरी विधि भी है जिसमें हम पीड़कनाशियों का उपयोग करते हैं, यानी कुछ दवाइयां डालते हैं जो विशेष प्रकार की दवाइयां होती हैं और विशेष प्रकार के पौधों को पनपने से रोकते हैं। इन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं। इनका उपयोग जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। हालांकि कम मात्रा में इसका उपयोग हमारे फसलों को नुकसान नहीं देता है, पर अगर इसकी मात्रा ज्यादा उपयोग में ले ली जाए तो हमारे फसलों को भी नुकसान देगा और हमारे शरीर को भी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी ये चले जाएंगे फसलों के माध्यम से। ये फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो निराई वो विधि है। उसके बाद है बेटा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? काटी गई फसलों से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। अब जैसे पौधा जो है वो बड़ा हो गया, फसल पक गई है, हमने उसे काटा, तो आपने देखा होगा पूरा जो फसल होता है वो पूरा का पूरा हम नहीं खाते हैं, है ना, हम उसमें से बीजों को निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को ही थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। पहले जो है लोग हाथों से पीट कर निकालते थे। थ्रेसिंग के बाद बीजों को सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है। ये सबसे आखिरी चरण हो गया, यानी भंडारण का जो प्रक्रिया है, भंडारण का जो स्टेप है बेटा, वो सबसे आखिरी होता है। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न संख्या 5। कहता है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। हालांकि इन दोनों में अंतर तो बहुत सारे हैं, पर हम मुख्यतः 3-4 उत्तर जो है देंगे, यानी 3-4 अंतर जो है इन दोनों के बीच में देंगे। सबसे पहले, यह एक जैविक पदार्थ होता है। खाद यानी कि जीवों द्वारा प्राप्त होता है, गलने सड़ने वाली चीजों से बनाया जाता है। वहीं पर उर्वरक जो है बेटा, ये रासायनिक पदार्थ होता है जिसको फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है केमिकल्स की मदद से। उसके बाद है प्रश्न के अंदर जब हम दूसरे भाग पर चलते हैं तो कहता है क्या कि यह अवशिष्ट को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। अवशिष्टों मतलब कि जो गलने सड़ने वाली चीजें हैं उनको मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, जबकि ये फैक्ट्रियों में बनता है। ये मैं बता चुका हूं आपको। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं पर कम मात्रा में होते हैं। वहीं पर इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और अधिक मात्रा में होते हैं, इसीलिए इनको हमें कम मात्रा में उपयोग की जरूरत होती है। ये जो खाद होते हैं बेटा, खाद अधिक मात्रा में प्रयोग से फसलों को नुकसान नहीं देते हैं, जबकि उर्वरक की मात्रा अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फसलों को भी नुकसान देते हैं बेटा और जीवों को भी। तो ये चीज भी आप एक पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, आप अपनी तरफ से यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भी लिख सकते हैं बेटा। हमने पहले प्रश्न में उदाहरण जाना था कि जो यूरिया है, दूसरे प्रश्न में यूरिया और सुपर फॉस्फेट जो है बेटा, वो आपके उर्वरक के उदाहरण है, यूरिया और सुपर फॉस्फेट। तो ये यहाँ पर डाल सकते हैं आप, यूरिया और सुपर फॉस्फेट, और यहाँ पर डाल सकते हैं खाद में आप जो जैविक खाद होते हैं, जैसे कि जो पत्ते वगैरह होते हैं ना पौधों के, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद है बेटा प्रश्न संख्या 6। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। वर्णन करना है बेटा, तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आप लिख लीजिए अपने हिसाब से, पर मैंने यहाँ पे लिखा है विभिन्न अंतरालों पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है।
यानी खेतों में जब आप जल देते हैं जिससे कि पौधे का विकास हो सके बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ रखा है ये कि कोई भी पौधा जब पोषक तत्व अपने लिए तैयार करता है तो उसको पानी की मात्रा चाहिए होती है। अब पानी क्यों चाहिए उसे? क्योंकि पानी की सहायता से ही जो मिट्टी में घुले हुए पोषक तत्व होते हैं वो जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं और मिट्टी के अंदर के सभी पोषक तत्व पौधे के पत्तियों तक और अन्य भागों तक पहुंचते हैं। अब हमने जाना था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो पत्तियों में होती है, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसको मार्ग की जरूरत होती है, जिसे हमने वाहिकाएं पढ़ा था। तो वाहिकाओं के द्वारा ही वो सभी पोषक तत्व जो है बेटा अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं। तो वही कह रहा है कि अलग अलग अंतराल पर जब हम पौधों को पानी देते हैं, फसलों को पानी देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंचाई। जल संरक्षित करने वाली जो 2 विधियां हैं बेटा, ये सिंचाई के लिए 2 विधियां नहीं है, ये आपके पास 2 इसके वो हैं, क्या कहते हैं, जहां से हमें जल के स्रोत मिलते हैं। विधियों में आप लिखेंगे बेटा ड्रिप सिस्टम, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कहां से कहां तक लिख लेंगे आप। इसमें नहर और कुआं जो है बेटा ये जल के स्रोत हैं, ये ध्यान रखना, ये विधियां नहीं है, ये स्रोत हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जल्दबाजी में चीटिंग मत कर लेना यहां से, ये जल के स्रोत हैं। विधियों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे बेटा तो विधियां मैं बता दूं आपको, आपकी बुक में से ही लिख सकते हैं। मैंने आपको ये जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था बेटा विधियों के बारे में, ये कटाई वगैरह है और ये खरपतवार है। ये देखिए, ये हमारे पास है छिड़काव तंत्र, एक ये आप लिख सकते हैं पहले भाग में बेटा, और दूसरा है बेटा ड्रिप सिस्टम। इन दोनों सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। तो आप अपनी तरफ से यहां पर लिख सकते हैं, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। और ये कैसे किया जाता है? तो ये कह रहा है ऊर्ध्वाधर पाइपों की मदद से जो सिराएं होती हैं वो घूमने वाली होती है और उससे पानी छिड़का जाता है। इतना आप लिख सकते हैं छिड़काव तंत्र के बारे में, यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे तौर पर पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे और बगीचों और वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। इससे पानी के पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, जिससे कि जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। इतना आप लिख लेंगे इस सिस्टम के अंदर। मैंने जानबूझ के वहां पर उत्तर जो है आधा ही लिखा था, क्योंकि मैं आपको समझा सकूं और मैं आपको बता सकूं कि बुक के अंदर ही बेटा सारे उत्तर होते हैं, बस हमें उसे ढूंढना होता है, ठीक है। चलिए, अब हमने ये सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ढूंढ लिए, और जो चौथा प्रश्न था वो भी हो गया हमारा, 5वां भी हो गया, 6ठा भी हो गया। अब बात करते हैं हमारे 7वें प्रश्न के बारे में। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, गेहूं एक रवि फसल है। अगर उसे खरीफ में उगाया जाए, खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो उसे अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थिति नहीं मिलेगी और वह फसल उपयुक्त नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये आपको लिख लेना है बेटा। साथ में आप लिख सकते हो बर्बाद हो जाएगा, इससे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन आएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 8। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? लगातार आप एक ही प्रकार के या फसल को बदल बदल कर भी बेटा अगर आप उगाते हो तो आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कि कई जगहों पर खेतों को कभी कभी साल में कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार की खेती नहीं की जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप लगातार एक ही प्रकार के या फिर पौधों को बदल बदल कर भी लगाओगे बेटा तो धीरे धीरे जो वहां पर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता यानी कि उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। यानी खेत को जब आप खाली छोड़ोगे बेटा तो दूसरी मिट्टियां आएंगी, जैसे तेज हवाएं चलती हैं तो मिट्टी जो है कट कट कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो वहां पर जहां पर आप कह सकते हो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो गई है या फिर विशेष प्रकार के जो वहां पर आप कह सकते हो पोषक तत्वों की कमी हो गई है वो पूरी हो जाती है। अब हम बात करेंगे बेटा प्रश्न संख्या 9 के बारे में। कह रहा है खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं या उग आते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं।
पहला है बेटा निराई, निराई के द्वारा यानी कि आप क्या करेंगे, एक एक करके फसलों को उखाड़ लेंगे जो आपको जरूरत में नहीं है। दूसरा है पीड़कनाशी के उपयोग से, यानी कि आप क्या करेंगे, वहां पर दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, जो विशेष प्रकार के पौधे हैं आपके उन पर उसका असर नहीं पड़ेगा, जबकि खरपतवार सत्यानाश हो जाएंगे, मतलब बर्बाद हो जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने जो है 9 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए। हमने जाना कि किस तरीके से इनके उत्तर हमें जो है लिखने हैं, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बेटा कि जो प्रश्न संख्या 11 है और प्रश्न संख्या 10 है, इसको कैसे किया जाए। प्रश्न संख्या 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। अब आपको भी पता है कि फसल उगाने के कुछ चरण है बेटा, ठीक है। अब चरण है तो उस चरण को फॉलो करना है। तो आपने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या करनी होती है बेटा, मिट्टी तैयार करना होता है। मिट्टी तैयार करने के लिए आप खेत की जुताई करते हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें से पहला स्टेप कौन सा होगा। आपका पहला स्टेप तो ये हो जाएगा, यानी आप खेत की जुताई करेंगे, ठीक है। जुताई कर दिया आपने, उसके बाद बेटा आप मिट्टी तैयार करेंगे, या फिर पहले मिट्टी तैयार करेंगे और फिर जुताई करेंगे। बताइए, इन दोनों में से एक तो पहला है, पर वो कौन सा पहला है वो बताओ आप। देखो, जब आपने बेटा चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया था तो आपने नोटिस किया था कि हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ तैयार करने के लिए, यानी पौधों को बड़ा करने के लिए, विकसित करने के लिए हमारे पास कुछ चरण होते हैं। उन चरणों को हमें फॉलो करना होता है। ये कहाँ गया भाई, बहुत लंबा चैप्टर था हमने जो पढ़ा था, है ना। कहाँ गया, ये रहा। देखिए, सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें ही आप जो है वो उसको पोला करते हैं, उसको हल्का करते हैं, मिट्टी को हल्का करते हैं बेटा। तो इसीलिए मिट्टी तैयार करना हमारा सबसे पहला स्टेप है, जिसके अंदर हम जो है हल चलाते हैं और जो मतलब कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। तो आप सबसे पहले स्टेप में डाल देंगे बेटा मिट्टी तैयार करना, ठीक है। क्लियर हो गया, आप डाल दोगे मिट्टी तैयार करना। अरे भैया जल्दी आ जाओ, ऊपर चला गया, ये रहा। तो पहले स्टेप में आप डालेंगे मिट्टी तैयार करना। दूसरा डालेंगे आप जुताई कर लेना, खेत की जुताई कर लेना, मिट्टी तैयार करने के स्टेप में ही आ जाएगा। उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे बेटा बुआई करना। तीसरे में बुआई हो जाएगा। थोड़ी बहुत आप सिंचाई कर सकते हो या फिर आप खाद दे सकते हो, खाद डाल दिया आपने, चौथा नंबर। पांचवें नंबर पर आप सिंचाई कर देंगे बेटा। छठे नंबर पर आपका पौधा जो है पक गया, तैयार हो गया, कटाई कर दीजिए। और छठे नंबर पर जो है वो, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये पांचवा छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा कहाँ गया, चौथा ही रहा, पांचवा छठा, यस, ये सातवें नंबर पर आ जाएगा। तो सातवें नंबर पर बेटा फसल जो है चीनी के मिल तक भेज दिया गया, यानी भंडारण के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। अगर आपको स्टेप्स या चरण याद नहीं है तो ये दिक्कत होगी आपको तैयार करने में, यानी कि ये पूरा का पूरा जो आपको रेखा चित्र है वो बनाने में दिक्कत होगी। तो रेखा चित्र ये कहता है कि पहले आप यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ। तो देखो, यहाँ पर दोनों में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि खेत की जुताई पहले करनी होती है, मिट्टी तैयार करना होता है। तो मिट्टी तैयार करने का स्टेप पहला होता है, तो पहले से दूसरे पे जाएंगे, ऐसे, इसे कहते हैं बेटा रेखा चित्र। उसके बाद इससे आप यहाँ पर आओगे, तीसरे नंबर ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर यहाँ आओगे, ये चौथा नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पर आप यहाँ पर आओगे बेटा, ये पांचवा नंबर हो गया। ये छठे नंबर पर आओगे फिर आप, ये छठा नंबर हो गया। और फिर ये सातवें नंबर पर चले गए आप, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से जो है नंबर डाल लेना है, या फिर बेटा नंबर से लिख लेना है। जैसे पहले नंबर पर आप क्या लिखोगे, मिट्टी तैयार कर लेना, ऐसे लिख लिया पहला नंबर। फिर दूसरे नंबर पर आप लिख लोगे खेत की जुताई करना, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। उसके बाद है बेटा नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यानी प्रश्न संख्या है अब हमारे पास 11। इसमें कहता है क्या कि आपको संकेतों की सहायता से इस पहेली को पूरा भरना है। लिखा हुआ है ऊपर से नीचे को की ओर ऐसे और बाएं से दाएं की ओर ऐसे। तो पहले में लिखा है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका पहले नंबर पर है और ऊपर से नीचे की ओर जाना है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। और आपको क्या कह रहा है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, ठीक है, पहले नंबर पे है ये। दूसरे नंबर पर बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, तो ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही फिर तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, और ये बेटा बाएं से दाएं ओर है। अगर आपको जो भी पहले आता है वो पहले कर सकते हो। जैसे ऋतुओं में लगाई जाने वाली फसलें, शीत ऋतु में,
शीत ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है? वो अगर आपको पता है तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, ये लिखा हुआ है रवि, है ना, तो यहाँ पर रवि फसल हो जाएगा, यहाँ पे बी लिखोगे रवि बन जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पर कह रहा है क्या कि एक ही किस्म के पौधे, तो उसे हम फसल कहते हैं, तो यहाँ पर स और यहाँ पर ल लिख लो, ठीक है, फसल हो गया, और मतलब अलग अलग ऐसे करके, ऐसे बेटा आप और भी जो है ना मतलब कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये वाला प्रश्न थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मेरे से कमेंट करके आप पूछेंगे, बताऊंगा, मैं श्योर बताऊंगा, पर आपको पहले खुद मेहनत करनी चाहिए। आप सभी कीवर्ड्स को याद करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।